नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो वीडियो बनाते हैं हम, जो इससे आपको इन्वेस्टिंग करने में काफ़ी आसानी होगी, और जो न्यूज़ बताते हैं इससे आपको मार्केट का ओवरऑल ज्ञान मिलेगा कि भाई मार्केट किधर जा रहा है, आने वाले समय में मार्केट किधर जा सकता है, ऊपर या नीचे। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन हमारा ये मकसद है वीडियो बनाने का कि आपको मार्केट की जो हलचल है उससे पहले ही आपको पता लग जाए कि मार्केट आखिर किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के निफ्टी 50 के हाल पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। जो आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर ही इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यदि कोई क्वेश्चन भी है आपको, तो आप इस चैनल में नीचे कमेंट करके पूछ लें। हम हर एक क्वेश्चन को जवाब दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से या फिर इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है आज काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग किया गया है। तो सेलिंग इसलिए भी किया गया है कि जो कल के जो हम इस वीडियो में बताए थे कि जिस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, और हम पहले भी वीडियो में भी बता देते हैं कि रिजल्ट सीजन आ रहा है, अगर रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, जो कि एक्सपेक्टेशन पहले से था कि जिस तरह से एआई में छटनी कर रही थी कंपनियां, और एआई की कंपनियां को पहले से ही पता था कि इंडियन इंडियन जो कंपनियां हैं वो एआई के कारण काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। तो पहले से पता था कि भाई रिजल्ट तो है इस बार खासकर आईटी सेक्टर में तो उतना अच्छा रहेगा नहीं। इसीलिए तो टीसीएस जो है निफ्टी 50 का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर ये अंडर परफॉर्म किया है, तो उसके कारण जो है मार्केट तो गिरेगा ही, क्योंकि 10 से 20% अगर मान लें टीसीएस है तो अगर मार्केट का, तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट तो हो सकता है, क्या है उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे होगा ही। तो जिस तरह से सेल्स में 1% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब देखिएगा तो 6% का लॉस ही है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 6% है, वो 6% इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका अदर इनकम बढ़ा है। तो इस तरह से आपको नेट प्रॉफिट बढ़ा तो ईपीएस भी बढ़ागा उतना का ही। तो एक्चुअली में इनमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट भी 6% से बढ़ता है और आपका सेल्स भी 6% के आसपास नहीं बढ़ रहा है, और उधर डॉलर का अप्रिसिएशन 3% मान लेते हैं, तो कम से कम 9 से 10% को तो आपका ग्रोथ होना ही चाहिए। क्योंकि 10 से नीचे ग्रोथ होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और पुश करो, लेकिन 10 लाख भी अगर इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं होगा, तो अपना जो इनका पी है वो कब तक ये सस्टेन करेंगे अपने नाम से, तो कब तक अपने पी को सस्टेन करेंगे। हो सकता है कि अगर धीरे धीरे एक दो क्वार्टर में और ऐसा ही रिजल्ट आया, तो हो सकता है कि टीसीएस पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, तो टीसीएस का रिजल्ट आया, तो टीसीएस का रिजल्ट जो आया उसके बाद जो है आईटी सेक्टर में एक समझिए कि कोहराम सा ही आपको कोहराम ही मच गया होगा। अगर ये देखिए, एक एक आपको मीम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए टीसीएस के रिजल्ट के आने के बाद, ये टीसीएस रिजल्ट के आने के बाद देखिए इन्फोसिस, विप्रो और में किस तरह से मायूसी छाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए टीसीएस और विप्रो में मायूसी छाई हुई है। तो एक्चुअली में यही कहना है कि अब एक बार एक कंपनी यानी टीसीएस का रिजल्ट आ जाने के बाद, अब जो आईटी में का जो रिजल्ट आने वाला है वो कम अवेसी इसी लाइन पे आएगा इसका। ठीक है, तो अब आप जो है टीसीएस में अब एक तरह से समझिए कि अब ग्रोथ, और विप्रो का भी देखिएगा, अगर हर एक आप अगर आईटी सेक्टर की कंपनियों को देखेंगे तो आज जो है इसमें बिकवाली ज़्यादा रही, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि अब आईटी सेक्टर में फ़िलहाल कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, जितने भी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, क्योंकि हर कोई जो है आईटी कंपनियां जो हैं वो एआई से परेशान है, और हमारा जो यहाँ का आईटी सेक्टर है वो
चीप लेबर है, समझिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाता है और यहाँ पे उसका असेंबली होता है। यहाँ पे देखिए TCS का होगा, बजाज ऑटो, विप्रो देखिए, ठीक है, टाटा मोटर्स तो नहीं जी। जो मेन कंपनियां हैं जो गिरी हैं वो सब मिड कैप में भी देखिए, BSE है, SRF है, SBI कार्ड है, तो लगभग आप देखिए परसिस्टेंट सिस्टम है। तो एक्चुअली में जितने भी मिड और स्मॉल और लार्ज कैप की IT कंपनियां हैं, एक बार समझ लीजिए कि अब उनका समय अब फिलहाल नहीं है। 1-2 क्वार्टर तो लगेगा इनको कंसोलिडेशन करने में, और फिर उसके बाद हो सकता है अभी गिरेगा, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होगा। तो अभी 2-3 क्वार्टर अभी फ़िलहाल IT सेक्टर से तो दूर ही रहने की सलाह रहेगी। तो दूसरा है कि दूसरी कंपनियां हैं जिसका रिजल्ट कल आया था, वो है इंडियन रिन्यूएबल यानी IREDA, ठीक है। इसका भी जब IPO आया था तो काफ़ी बाज़ार में काफ़ी धूमधाम था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिए इसे कह दिया था अगला मल्टी वगैरह, क्योंकि एक कंपनी जो रिन्यूएबल सेक्टर चल रही है, ये तो सिर्फ रिन्यूएबल कंपनी को ही सिर्फ लोन देती है। तो लोन देने के कारण और इसका जो डायरेक्ट रिन्यूएबल से प्ले माना जाता था कि रिन्यूएबल का प्ले है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको रिकमेंड किए थे कि भाई 3 गुना 4 गुना होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम जो है रिन्यूएबल को कुछ नहीं मानते, रिन्यूएबल पॉलिसी से पहले ही उनका हट जाना, और जितने भी सोलर प्लांट हैं ये सबको वो ये बता देना कि भाई हाँ अभी रिन्यूएबल से हम लोग दूर रह रहे हैं। तो इसी के कारण आप देखिए कि IREDA जो है अपने हाई से 250 के आसपास शायद हाई था, या 260-270 के आसपास, हाँ ठीक है, 284 के पास हाई था, वहाँ से 150 हो गया, यानी 300, यानी लगभग 50% अपने हाई से नीचे हो चुका है। तो अपने हाई से नीचे हो जाने के बाद भी इनका पी जो है, पी से इसको देखते नहीं है क्योंकि ये लेंडिंग कंपनियां हैं, तो इसको प्राइस टू बुक से देखते हैं 4.19। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं लेंडिंग वाली वो सब 4.2 के प्राइस टू बुक पे नहीं बिकती हैं। लेकिन ये कंपनियां जो है जो पहले से रिन्यूएबल सेक्टर में आई थी तो काफ़ी ज़ोर शोर से इसका प्रचार हुआ था, इसके कारण अभी भी इसका प्राइस टू बुक काफ़ी ओवर वैल्यूड है। लगभग मेरे हिसाब से 2 से 3 पर के प्राइस टू बुक पे ये बिकना चाहिए। तो ROE 18 है, ठीक है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम कहाँ है? अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो इसका जो रेवेन्यू है, यहाँ पे देखिए 1943, यानी रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर लगभग 28% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली, जहाँ पे आप करने की चीज़ है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है, यानी टॉप लाइन बढ़ रहा है और प्रॉफिट देखिए आधा हो गया। तो आपका टॉप लाइन बढ़ रहा है, यानी आप नए लोन दे रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट जो होता है तो वो डिक्लाइन हो रहा है। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होने का मतलब है कि आप जितना लोन दिए हैं वो रिकवर नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में अब यहाँ इस तरह की कंपनियों में एक चीज़ देखना ज़रूरी है, वो है ग्रॉस NPA। अभी देखिए 2024 में 2.68 था, ठीक है। तो अभी का इसका NPA देखिएगा, ये इनका रिजल्ट है, तो उनका NPA देखिए 4 का हो गया है NPA, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। 4.5 का NPA हो गया है और इसका लेवरेज होता है लगभग 7 का, ठीक है। तो 7 का लेवरेज है, यानी हर 1 रुपया, लेवरेज का मतलब, लेवरेज रेशियो का मतलब होता है कि 1 रुपया यदि अपना लगाया, ठीक है, तो 6 रुपया ये लेवरेज करके लिया है। तो लगभग जो है लेवरेज का मतलब यही होता है। तो अपना 1 रुपया लगाया है और किसी और का 6 रुपया लगाया है, तो इसका लेवरेज 7 दिख रहा है, ठीक है। तो वो लेवरेज हो गया, लेवरेज का रेशियो हो गया 7। तो 7 रुपया इसका इक्विटी है, तो 7 के इक्विटी पे 4 रुपये के आसपास क्या हो गया है, इसका NPA हो गया। तो लगभग मोटा मोटी बोलते हैं 4 into 7, यानी 28% इसका जो लोन बुक है वो मार्केट में रिकवर नहीं हो पा रहा है। ये इसका मेन कारण है। तो अगर आपका 100 रुपये में 30 रुपया मार्केट में रुक रहा है और इसका
इस पे कोई कमाई नहीं कर रही है, तो ये एक बड़ी दुखद बात है। इसी दुखद बात के कारण ही जो इसका स्टॉक जो है वो चलना बंद किया है, क्योंकि आप जितना लोन दे रहे हैं लगभग 70% ही रिकवर कर रहे हैं, बाकी 30% आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण जो है स्टॉक्स को काफ़ी धुलाई पड़ रही है, और धुलाई पड़नी भी चाहिए, कि क्योंकि बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी यानी यानी अब बात कीजिए ये इनका इनका बात कीजिए आप, एक कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस की, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। वो भी देखिए, वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी अगर प्राइस टू बुक देखा जाए तो कितना है, प्राइस टू बुक 5 का है। तो हाउसिंग में एप्टस का देखिए, एप्टस भी काफ़ी अच्छा हाउसिंग फाइनेंस है। तो आप जो है जो केवल हाउसिंग का कर रहे हैं, यहाँ 4 का भी प्राइस टू बुक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं 4 से ऊपर है, लेकिन इरडा जो है वो लगभग 5 के आसपास है। तो आप यहाँ पे देखने की बात होगी कि आपका 28 से 30% जो है पैसा सिर्फ मार्केट में रह रहा है और ये रिकवर नहीं हो रहा है। इसके कारण जो इरडा है वो लगातार नीचे गिरेगा, और फिलहाल जब तक वो 4% के पास नहीं, 4% के आ जाए, 3 या साढ़े 2.5 के आसपास नहीं आ जाता है, तब तक इसमें अभी कोई बाइंग नहीं होने वाला है। देखिए, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, अपने जो ड्यू डिलिजेंस है और अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रूर एक बार बात कर लें। पब्लिक का होल्डिंग जो है काफ़ी पॉपुलर स्टॉक भी है, क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग देखिए इसमें 26 लाख है। तो जिस तरह से हर एक भाव पे पब्लिक फंसी हुई है, तो हर कोई एक एक यहाँ से चीज़ मांग रही है, यहाँ से निकलने का कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये मार्केट और अब ये शेयर इनको बचने का मौका देगा, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से लोन बुक में रिकवर नहीं कर पा रहे, रिकवरी सिस्टम इनका बहुत गड़बड़ हो गया है। 30 से 40 पर, जहाँ पे पहले देखिए सिर्फ 2 यानी 18 के आसपास था, 2 था, 7 का लेवरेज था, 14 था, जो कि बढ़ के हो गया 28, यानी मतलब 18% से 28% जो है इनका रिकवर नहीं कर, जिस तरह से रिकवर नहीं कर रहा है, इसी के कारण इरडा का शेयर गिरा है। और एक और बात है कि आज एक और कंपनी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी का रिजल्ट आया था, वो है डी मार्ट का। डी मार्ट का भी देखिए, डी मार्ट का अगर आया होगा तो डी मार्ट का जो आया है, लेकिन उसका, हाँ, डी मार्ट का नहीं आया, लेकिन कहीं देखे थे कि डी मार्ट का भी जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जो रिजल्ट आया है इस बार का वो अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ से इसमें भी, क्योंकि 97-98 का पी पे आ गया है, तो यहाँ से इसका पी कंट्रैक्शन शुरू हो जाए। तो देखने वाली बात है कि इसका पी कहाँ रुकता है। अगर पी रुक जाता है तब यहाँ से एक अच्छा खरीदारी का मौका मिल जाएगा। थैंक यू। आज एक कंसेप्ट पढ़ें, उसको ध्यान से रखिएगा, जो आपको इन्वेस्टिंग में जब मदद मिलेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।